friends, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. Okay students, today I'm here to tell you the important tips which really helped me to achieve 7 band in writing. So yes, as you all know, writing module is quite challenging for all the students whether they are GT or academic. है ना? तो उसके लिए टुडे आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज जो आप क्या करेंगे, आप उनके ऊपर वर्क करेंगे कब, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जाम. ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही माइंडसेट बनाइए. ये जो मैं आपको टिप्स अभी बताऊंगी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट 15 टिप्स जिन्होंने मुझे डेफिनेटली, सच में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इन्होंने हेल्प किया है टू अचीव 7. इससे पहले मैं भी थोड़ी गड़बड़ करती थी, मुझे नहीं पता था कैसे एक इम्प्रेसिव, एक इफेक्टिव इंट्रो लिखनी है, कैसे बीपीस में क्या लिखना है, कैसे मेन आइडिया लिखना है, कैसे सब आइडिया लिखना है. बट फिर मैंने धीरे धीरे वो करना स्टार्ट किया उन चीज़ों के ऊपर. जैसे पहले मैंने क्या किया, जैसे पहले मैं एक सपोज मैंने 4 to 5 स्टेटमेंट्स उठाई, मैं रैंडमली स्टेटमेंट्स उठा लेती थी. ये नहीं कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइप, सपोज मुझे प्रॉब्लमेटिक के ऊपर ही वर्क करना है या मुझे डिस्कशन बेस्ड ऐसे के ऊपर वर्क करना है. तो मैं क्या करती थी, मैं इंट्रो कंक्लूजन ऐसे ही लिखती थी. क्यों? बिकॉज दीज आर क्वाइट सिमिलर थिंग्स, है ना. ये इनमें हमें पैराफ्रेज करना होता है चीज़ों को, बट लिखनी वही चीज़ें होती हैं. इसलिए मैंने इंट्रो और कंक्लूजन के ऊपर इकट्ठे वर्क करना स्टार्ट किया. जब मुझे लगा वो चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बीपीस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया. मैंने देखा मैं सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाऊँ, कैसे मैं मेन आइडिया लिखूँ, फिर सब आइडिया लिखूँ, फिर उसको अच्छे से इलेबोरेट करूँ. बिकॉज जब भी हम राइटिंग मॉड्यूल लिखते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर को सब कुछ आता है. हमें ये सोचना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता और हम अपनी राइटिंग के थ्रू उसको समझाने वाले हैं, है ना. तो इसी का मेन पर्पस यही होता है, चीज़ों को इलेबोरेट करना. अगर आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिख दोगे, आपने मेन आइडिया बता दिया लेकिन उसको अच्छे से इलेबोरेट विद सब आइडिया एग्जाम्पल नहीं किया, तो आपको डिजायर्ड बैंड स्कोर 7 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप 6 पे ही अटक जाओगे. क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स डिस्कस ऑल दैट 15 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया एंड आई बिलीव आपको भी हेल्प करेंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से. क्लियर? ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने पहले से ही राइट डाउन की है कि कोई लेफ्ट आउट ना हो जाए अगर मैं आपको बताऊं, है ना, कोई रह ना जाए, तो इसलिए ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. यस, अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने क्या करना है, आपने एकदम से पढ़ के लिखना स्टार्ट नहीं करना. नो, ये ब्लंडर होगा अगर आप ऐसे करोगे. बिकॉज एक बार पढ़ने से स्टेटमेंट कभी भी समझ नहीं आती, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं. क्लियर? तो 12th जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, 12th पास आउट करके, मीन्स एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जीटी स्टूडेंट्स की ही मैं बात करूं, तो हम इतने एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होते कि एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें और समझ लें और साथ ही साथ लिखना स्टार्ट करें. नो, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, 2-3 टाइम्स उसको पढ़िए, उसकी हिंदी बनाइए, उसको समझिए. कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट में पूछे तो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमें समझ आता है जल्दी जल्दी में उसने एक ही क्वेश्चन पूछा और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है. और याद रखना, जब कोई सिंपल स्टेटमेंट आएगी तब आपका क्वेश्चन क्या होगा, ट्रिकी होगा, एग्जामिनर की हाई डिमांड होगी आपसे, तब आपको उस अकॉर्डिंग लिख के आना है. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द एसे टाइप. अब ये नहीं स्टेटमेंट पढ़ी, लिखना स्टार्ट कर दिया, पता है नहीं ऐसे कौन सा है, वेदर इट्स प्रॉब्लमैटिक ऐसे, इट्स योर ओपिनियन बेस्ड ऐसे और इट्स डिस्कशन बेस्ड ऐसे. पहले समझिए कौन सा है. फॉर इंस्टेंस आपको आए कॉजेज एंड इफेक्ट्स, आप लिख के क्या आ गए, कॉजेज एंड सोल्यूशंस, बिकॉज दिमाग में तो वही था, प्रैक्टिस के टाइम तो वही चीज़ें ज़्यादा की थी कि कोई प्रॉब्लम आई है उसके कॉजेज लिखो, BP1 में सॉल्यूशंस लिखो, BP2 में वही मैंने लिख दिया. हो गई ब्लंडर, यहीं पे गया सारे का सारा बैंड स्कोर. क्लियर? ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. इस टिप ने मुझे बहुत हेल्प किया है. क्यों? क्योंकि जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए. ठीक है? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द रीजन. रीजन यही है कि अगर आप उसको अंडरलाइन करोगे, आपको क्लियर होगा मेन टॉपिक क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा है एग्जामिनर, व्हाट एग्जामिनर इज डिमांडिंग फ्रॉम यू, आपको राइट डाउन क्या करना है थ्रू आउट योर एसे, है ना. और जैसे ही आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, नेक्स्ट टिप हियर इज टू राइट डाउन द सिनोनिम्स. जिन जिन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करोगे वही आपके मेन वर्ड्स हैं, वही रिपीट होने वाले हैं, उसके आप क्या करोगे, सिनोनिम्स राइट डाउन कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर ऐसे आया, तो ये तो नहीं है ना, इंट्रोडक्शन में भी एडवर्टीजमेंट लिखा, BP1 BP2 में भी एडवर्टीजमेंट लिखा, कंक्लूजन में भी एडवर्टीजमेंट लिखा. नो, देयर शुड बी नो रेपिटेशन, यू हैव टू यूज सिनोनिम्स एज वेल.
एक में एड्स लिखो, एक में एडवर्टीज लिखो, फिर अगर यूज करना पड़ रहा है फिर एडवर्टीजमेंट लिखो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप इज टू मेक द फ्लो चार्ट, है ना। अब ये मैं किन चीजों की बात कर रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस, आपको जब भी पेपर आया आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, फिर आपको क्या करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात तो सभी कर रहे हैं, मैंने ऑनलाइन भी बहुत देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मुझे टीचर्स भी कह रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, होती क्या है, करनी कैसे है? I'll tell you कैसे करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज व्हाट, आपने एनालाइज किया क्वेश्चन को, कौन सा टाइप है ना, फिर क्या किया, कीवर्ड्स को लिखा, आपको कीवर्ड्स को लिख के आपने उसके सिनोनिम्स लिखे, सिनोनिम्स लिखने के बाद आपने देखा ऐसे एग्री पे आया है, डिसएग्री पे आया है, मैंने BP1 में एग्री के पॉइंट्स लिखने हैं, BP2 में डिसएग्री के लिखने हैं। फिर क्या करूंगा, मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, एग्री वाले का BP1 लिख के फ्लो चार्ट बनाऊंगा, मेन आइडिया, सब आइडिया, हल्की इलाबोरेशन, एग्जाम्पल, फिर ऐसी सेकंड पॉइंट का करूंगा, फिर ऐसी BP2 का करूंगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर आई रिकमेंड यू गाइज टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। क्यों? अगर आपको ऐसे आया, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, इट विल बी कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप लिखना स्टार्ट तो आपने एक बार कर दिया, लेकिन आपको दिमाग में क्लियर नहीं है, फोकस नहीं है, वहां पे कोई माइंडसेट नहीं बना कि लिखना क्या है। फिर थ्रू आउट ऐसे सोचते ही रह जाओगे, एक लाइन लिखोगे, सोचोगे आगे क्या लिखना था, कौन सा आइडिया लिखना था, इस वर्ड का सिनोनिम क्या था। अगर चीज़ें पहले से ही बनी बनाई साइड में पड़ी हैं, ऑन योर क्वेश्चन बुकलेट सिनोनिम्स लिखे पड़े हैं, है ना, उसके बाद आपके BPs के आइडियाज़ लिखे पड़े हैं, एग्जाम्पल्स लिखी पड़ी हैं, तो होगी आपको डिफिकल्टी बाद में लिखने में? बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट्स पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग पे स्पेंड करो, और उसके बाद 15 to 20 मिनट्स में आई कैन बेट, अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे करोगे, तो 15 to 20 मिनट्स में फटाफट से ऐसे लिख दोगे, है ना। ये नहीं कि वहां पे 200-250 वर्ड्स लिख के आओगे, नो, 300-310 आप उसके तक जा सकते हो आराम से, 400 भी लिख सकते हो GT स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जब भी फर्स्ट डे से आपको प्रैक्टिस करनी है राइटिंग मॉड्यूल की, ध्यान में रखना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज मस्ट, मैं उसके ऊपर 4 to 5 मिनट्स डिवोट करूँ ही करूँ, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल, जो आपको एंड में समझ आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 6th इज, जब ये 5 के 5 स्टेप्स हो जाएंगे, देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग योर फाइनल एसे ऑन योर आंसर शीट। फिर ये एग्जैक्ट तरीका है, फिर जब लिखना स्टार्ट करोगे फिर चीज़ें अपने आप फ्लो करेंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन चीज़ों में, फिर सोचना ही नहीं पड़ेगा लिखना क्या है, बिकॉज पहले से ही मेरा तो सारा कुछ तैयार है, स्टोरी मेरी बनी पड़ी है, फिर क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है उसको। क्लियर? ओके, 7th इज वर्क ऑन योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मैंने पहले बताया ना मैंने कैसे वर्क किया, बिकॉज दीज आर द सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इंट्रोडक्शन में अगर आपने 2 आइडियाज प्रेजेंट किए अपने थीसिस में, भाई उन्हीं को तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे, कंक्लूजन में कोई नया आइडिया तो नहीं देंगे, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं देंगे, वहां पे क्या करेंगे, पैराफ्रेज ही तो करेंगे, किसको, अपने आइडियाज को जो हमने ऊपर दिए हैं। इफ यू आर प्रेजेंटिंग 4 आइडियाज इन योर एंटायर एसे, तो 2 को इंट्रोड्यूस कर दो इंट्रोडक्शन में एंड 2 को इंट्रोड्यूस कर दो कंक्लूजन में। दिस इज द वेरी गुड वे, राइट वे टू प्रेजेंट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, बिकॉज पहले से ही क्लियर करो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर योर वेरी शुड बी योर वेरी इंप्रेसिव थिंग्स। इंट्रोडक्शन इज योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड कंक्लूजन इज योर लास्ट इंप्रेशन, वो आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। इंट्रोडक्शन अगर इंप्रेसिव होगी, एग्जामिनर को इंटरेस्ट बिल्ड होगा कि भाई आगे क्या लिखा है। कंक्लूजन अगर इंप्रेसिव होगा, वो एग्जामिनर को फोर्स करेगा, बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, बैंड स्कोर दूं, 6.5 दे रहा है 7 ही कर देगा, 7 दे रहा है 7.5 कर देगा, पक्का वर्क करो इन चीजों के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज 8th is to use complex structure instead of simple. Yes guys, if you are academic student, तो आप क्या करो, अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ कर सकते तो आप ट्राई करो एक कॉम्प्लेक्स इंट्रो में डालो और एक कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन में डालो, है ना। हाउएवर येट ये चीज़ें तो हम सभी को आती हैं, है ना। इन चीज़ों के मैं आपको अलग से भी नोट्स प्रोवाइड करूंगी इन माय अपकमिंग वीडियोस, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप पहले से ही वो स्ट्रक्चर्स अपने माइंड में बना लो कि मुझे थीसिस इस पर्टिकुलर टाइप का ऐसे बनाना है जो पहले से ही कॉम्प्लेक्स है, मुझे कंक्लूजन में ऐसे बनाना है जो पहले से ही कॉम्प्लेक्स है। फिर चाहे BPs में आप सिंपल लिख दो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी फॉर द academic स्टूडेंट्स। हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट द GT स्टूडेंट्स, उनको तो BPs में भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डालना ही पड़ेगा। इट्स द रिक्वायरमेंट, इट्स नीड ऑफ द आवर, तभी जाके आपके 7 आएंगे, बिकॉज 7 अचीव करना इज वेरी चैलेंजिंग।
ठीक है। तो वर्क ऑन योर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पहले सिंपल लिखते हो, पहले 2 सेंटेंसेस सिंपल लिखे, फिर सिंपल का कॉम्प्लेक्स बनाओ, फिर कॉम्प्लेक्स बनाना आएगा, फिर कंपाउंड बनेगा। ये चीजें कैसे होंगी? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन माई अपकमिंग वीडियोज। Okay, so next 9th is use good range of vocabulary. Yes, if you cannot use wide range of vocabulary, तो good range of vocabulary तो use कर ही सकते हो ना। good range में कोई बहुत हाई फाई vocab की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, है ना। good means simple ना यूज करके उसका अलग से synonym यूज कर दिया, that is called good range of vocabulary. Clear? और अगर vocabulary में आपको कोई confusion है, go and watch my previous videos जो आपको क्लियर करेंगी vocabulary and definitely help you guys. Okay, next 10th is there should be no repetition. मैंने आपको पहले ही बताया है, आप synonyms यूज कीजिए। अगर आपको रिपीट करना पड़ रहा है तो उसको आफ्टर 2-3 वर्ड्स उसके synonym यूज करने के बाद यूज करो उसकी repetition. फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन में एडवर्टीजमेंट यूज किया, BP1 में सिनोनिम एड्स यूज कर दिया, BP2 में एडवर्टीज यूज कर दिया, कंक्लूजन में फिर से यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा बिकॉज टॉपिक ही उस चीज के ऊपर है, देन यू कैन यूज एडवर्टीजमेंट। क्लियर? इस तरीके से चीजों को मैनेज करो। ओके, नेक्स्ट 11th इज कीप एन आई चेक ऑन द स्पेलिंग्स। क्या होता है जब हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं ना तो IE, Y ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, रनिंग हैंड में हो जाती है, मुझसे भी होती हैं। क्यों? बिकॉज वी आर ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, होंगी ही ये मिस्टेक्स। तो फिर उनको हम कैसे इंप्रूव करें? जैसे जैसे आपको स्पेलिंग्स जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, पता है मेरी ये स्पेलिंग गलत ही होते हैं, अलग से नोटबुक बनाओ, उसके ऊपर लिखो, 5-5 टाइम्स लिखो। अब ये तो आपको लगेगा कि मैम क्या कह रही है, 5-5 टाइम्स लिखो, बच्चे थोड़ी ना है, बच्चे नहीं हैं, पर बयान तो अचीव करने हैं ना, उसी तरीके से इंप्रूव होंगी। ऐसे तो हम स्कूल में लिखते थे, तो भाई अभी ये स्कूल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी एंटायर लाइफ इसी टेस्ट के ऊपर बेस्ड तो है। क्यों दे रहे हो ये टेस्ट, है ना, सेटल भी तो होना है, तो इसलिए चीज़ों को इम्प्रूव भी तो करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, 12th इज ग्रामर। एवरीथिंग शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, योर सेंटेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर? तो ग्रामर GT स्टूडेंट्स के लिए इट्स मस्ट कि आपका एक भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। एक आधा स्पेलिंग एरर हो रहा है वो चलेगा, उसको एग्जामिनर निगलेक्ट कर सकता है अगर आपका टारगेट है 7 का। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर तो आपको everything should be up to the point. Clear? Okay. 13th is do not use informal words. There should be no idiomatic tone unless it's your informal task 1 letter. Informal task 1 जो letter होती है that we write to our friends, relatives, neighbors, उसमें हम सिर्फ idiomatic tone यूज कर सकते हैं। बट इसके बिना अकेडमी का टास्क 1, टास्क 2, GT का टास्क 2 और फॉर्मल लेटर्स, सेमी फॉर्मल लेटर्स हैं, उसमें देयर शुड बी नो इनफॉर्मल वर्ड्स, नो इडियोमैटिक टोन, देयर शुड बी नो स्लैंग्स, नो अब्रीविएशंस, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपके मार्क्स डिडक्ट करवाएंगी। तो जैसे जैसे हम लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को नहीं यूज करना। यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स। क्लियर? ओके, next 14th is keep an eye check on the time as well. Yes, it's very important. टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कब कर पाओगे? जब ब्रेन स्टॉर्मिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग करना आ गया ना आपको 4 to 5 मिनट्स में, आई कैन बेट आप अच्छे से लिख के आओगे वहाँ पे, ऐसे अच्छी वर्डिंग में लिख के आओगे, 400 तक आराम से जाओगे। क्लियर? तो टाइम चेक पे ध्यान रखना। ये नहीं कि 5 मिनट्स रहते हैं, एग्जामिनर वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई 5 मिनट्स रहते हैं, मेरा तो अभी कंक्लूजन पड़ा है। फिर क्या होता है, एकदम से हम नर्वस हो जाते हैं, जो लिखना होता है वो तो लिख ही नहीं पाते, कुछ और ही लिखते रहते हैं वहाँ पे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फिर नहीं बनते हमसे, फिर मुझे सिंपल ही लिख के आना पड़ता है और एंड में जाते जाते मेरा इंप्रेशन ही डाउन हो जाता है ना। क्योंकि कंक्लूजन अकेला नहीं लिखना, उसके बाद मुझे क्या करना है, विच इज द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, प्रूफ रीड। यस, you have to do proofread as well because प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपने अच्छा ऐसे लिख दिया और प्रूफ रीडिंग नहीं की ना, इट विल बी वेस्टेज। क्यों? क्योंकि प्रूफ रीडिंग करने से ही आपको क्लियर होगा। कई बार रनिंग हैंड में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है ना, आपको आते थे फिर भी गलत हो गए, आपने कुछ बीच में सपोज आपने एज लिखना था, वो आपके मन में ही रह गया, लिखते लिखते वहां पे तो लिख ही नहीं पाए। ये चीज़ें होती हैं, इट्स नॉर्मल, डोंट वरी, डोंट पैनिक। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कैसे रेक्टिफाई करोगे? प्रूफ रीडिंग से रेक्टिफाई करोगे। एंड यस, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि मैम जब आप हमारी राइटिंग्स चेक करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप एकदम से मिस्टेक्स निकाल लेते हो। आपने अभी हमारी शीट पकड़ी और मिस्टेक सामने आ गई,
लेकिन हम जब चेकिंग करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं, हमें नहीं समझ आती। क्यों? इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्या, कि जब हम अपनी राइटिंग चेक करते हैं ना, तो हम ऐसे चेक करते हैं कि मैंने ठीक क्या लिखा है, वही चेक करेंगे। आप भी करके देखना, ये एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे की चेक करूँगी, मैं एग्जामिनर हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं किसी का टीचर हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं दूसरे में क्या ढूंढूंगी, आई फाइंड आउट ओनली मिस्टेक्स, कि इसने मिस्टेक्स कैसे की हैं। जब मैं इस तरीके से किसी चीज़ को चेक करूँगी तो मिस्टेक्स अपने आप मेरे सामने आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या सीखना है, जब भी आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, आपको वो ऐसे करनी है कि आप किसी दूसरे का कर रहे हो, किसी दूसरे की कॉपी चेक कर रहे हो, किसी दूसरे का ऐसे चेक कर रहे हो, अपने किसी फ्रेंड का, किसी कोलीग का, किसी का भी कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द मिस्टेक्स। स्पेलिंग्स तो आराम से मिलेंगी आपको, बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी, स्ट्रक्चर्स की मिस्टेक्स मिलेंगी। क्लियर? सो दीज आर द ऑल 15 टिप्स, है ना, जो मुझे अच्छे से इन्होंने बहुत वर्क किया है मुझे अचीव करने में, है ना। 7 मुझे हेल्प किया है इन्होंने, जिससे मैंने और इम्प्रूवमेंट्स किए हैं विद टाइम। मैंने एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें सीखी हैं और आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द टिप, you are feel free to contact me. Clear? So for more updates, stay tuned. Bye.